स्टैंडर्ड 11 का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट वेक्टर्स। सिर्फ स्टैंडर्ड 11 ही नहीं, थ्रू आउट जब भी फिजिक्स पढ़ते हो तुम तो वेक्टर्स का कंसेप्ट बहुत काम का है। 11 स्टैंडर्ड में ये इंट्रोड्यूस होता है। 11 12 दोनों ही पार्ट्स में फिजिक्स में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, स्पेशली वेक्टर रिलेटेड क्वांटिटीज का, वहां पर ये वेक्टर का कंसेप्ट काम में आता है। मैथ्स में भी आता है वेक्टर्स, वो थोड़ा थियोरिटिकल साइड हो जाता है, और फिजिक्स में जो वेक्टर्स आता है वो एनालिटिकल साइड हो जाता है। एनालिटिकल साइड यानी कि फिजिक्स का जो वेक्टर है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अलग अलग ढूंढनी रहती है, जबकि मैथ्स में ऐसा नहीं है। मैथ्स में कोर कंसेप्ट वेक्टर्स के यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। सो वेक्टर पता होगा तुम्हें, राइट? ऑलरेडी बचपन से डेफिनेशन सुनते आए हो कि क्या होता है वेक्टर। तो वेक्टर वो क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है, वो फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है, राइट, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज उनको सही तरीके से स्पेसिफाई करने के लिए डायरेक्शन भी चाहिए। सो वेक्टर अपने ही आप में एक अलग मैथमेटिक्स, एक अलग एल्जीब्रा है, राइट? हम जनरली जो स्केलर एल्जीब्रा हम पढ़े हैं अभी तक 10 तक कि लाइक 2 + 2 = 4, बट वेक्टर क्वांटिटीज में लेट्स से 2 न्यूटन का फोर्स है और 2 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो जरूरी नहीं है कि वो 4 ही बने। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो 2 + 2 क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, किस किस कंडीशन में क्या वो 4 होगा, क्या वो 0 होगा, क्या वो कुछ और बनेगा, राइट? सो यूजिंग वेक्टर अलजेब्रा हम लोग ये पता लगाएंगे कि कैसे वेक्टर क्वांटिटीज को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स, राइट? तो स्केलर के बारे में, स्केलर वो क्वांटिटीज है जिनके पास या जिनको स्पेसिफाई करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, राइट? सो स्केलर नीड ओनली मैग्नीट्यूड टू एक्सप्रेस देम। कौन सी स्केलर क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज टेबल में तुमको दिख रही होगी, राइट? तो ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज दो कैटेगरीज में डिवाइड होती है। एक है ये साइड वाला जो है ये है स्केलर, और दूसरी साइड वाली ये जो क्वांटिटीज है वो है वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली एक्सप्रेस हो जाती है, या उनसे रिलेटेड सॉल्यूशंस या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। जैसे कि हम एग्जांपल लेट्स से डेंसिटी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो लेट्स से डेंसिटी, एक सब्सटेंस की डेंसिटी है 250 kg/m3 और दूसरे सब्सटेंस की डेंसिटी है 100 kg/m3, राइट? अब वॉल्यूम सेम रख के अगर हम दोनों को क्लब कर दे, वॉल्यूम सेम रखा हुआ है 1 m3, तो नई डेंसिटी कितनी मिलेगी? 350 kg/m3। मतलब एक ही मीटर क्यूब के अंदर मैंने सब्सटेंस 1 सब्सटेंस 2 दोनों को पैक कर दिया, तो जस्ट सिंपल एडिशन से मुझे आंसर आ गया। सेम वे लेट्स से स्पीड के बारे में बात करें, तो लेट्स से मेरी स्पीड अभी है 200 मीटर्स/सेकेंड, ऑब्जेक्ट की स्पीड है 200 मीटर्स/सेकेंड, और उसकी स्पीड बाय 50 बढ़ा दी। अब बाय 50 बढ़ा दी यानी 50 मीटर/सेकेंड का इंक्रीमेंट किया, तो सिंपल एडिशन 250 मीटर्स/सेकेंड। सो यहाँ पे कहीं पे भी डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, राइट? ये सारी क्वांटिटीज है, तुम्हें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। कोई भी क्वांटिटी बोल दो। एक्सेलरेशन तो तुम्हें पता होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? करंट स्केलर क्वांटिटी है। सो सारी स्केलर क्वांटिटी, सारी वेक्टर क्वांटिटीज इधर लिखी हुई है, तुम्हें पता रहना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है कि क्या होती है वेक्टर क्वांटिटीज। सो वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है, राइट, नीड मैग्नीट्यूड
as well direction to express them या to solve them कह सकते हो, राइट। सो वो क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, मैंने एग्जांपल कहा कि लेट्स से 2 न्यूटन्स का फोर्स एक्ट हो रहा है और एक और लेट्स से 3 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे ये दोनों फोर्स एक्ट हो रहे हैं तो रिजल्टेंट फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे कितना आएगा, वेक्टर क्वांटिटीज है, ये वेक्टर का सिंबल है, ऐसा एरो करके हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो अब इस ऑब्जेक्ट पे ये दोनों फोर्स एक्ट हो रहा है तो टोटल कितना फोर्स लगेगा इस पे। अब एज ए स्केलर तुम 2 + 3 करके 5 नहीं कह सकते क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। तो लेट्स से अब मैं डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करता हूं कि भाई F1 भी इसी डायरेक्शन में है, F2 भी इसी डायरेक्शन में है। अगर यही केस है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो टोटल फोर्स हो गया 5 न्यूटन। बट अगर मैं ऐसा कहूं कि भाई फोर्स F1 इस डायरेक्शन में है और F2 इस डायरेक्शन में है, राइट। लेट्स से ये जो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं और ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव ले लेते हैं। तो ये दोनों इसी डायरेक्शन में थे, राइट साइड वाली पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आंसर आया +5 न्यूटन्स। और अगर दोनों की डायरेक्शन चेंज कर दी तो क्या हो जाएगा आंसर। लेट्स से तुम F1 - F2 करते हो क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्शन होगा इनका, तो ये आएगा -1 न्यूटन। अब ये -1 न्यूटन को थोड़ा इंस्पेक्ट करो, नेगेटिव साइन बता रही है कि इन दोनों का ओवरऑल जो मैग्नीट्यूड आएगा या ओवरऑल जो रिजल्टेंट आएगा वो लेफ्ट साइड में एक्ट करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इसलिए नेगेटिव की साइन आ रही है। अगर मैं F2 - F1 करता, राइट, F2 - F1 करता तो 3 - 2, राइट, 1 न्यूटन। अब क्योंकि मैंने F2 - F1 किया हुआ है, मैंने F2 को ऑलरेडी बड़ा लिया हुआ है, तो जो F2 की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ये नेट 1 न्यूटन एक्ट करेगा। सो ओवरऑल टू अंडरस्टैंड के अगर वेक्टर क्वांटिटीज दी हुई है तो उनके डायरेक्शन दिए हुए ना हो तब तक हम कोई कंक्लूजन निकाल नहीं सकते। जैसे इस एग्जांपल में दोनों सेम ही डायरेक्शन में थे, ऐड हो गए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, सब्ट्रैक्ट हो गए। डायरेक्शन को हम प्लस या माइनस साइन, काफी बार वर्ड्स में ईस्ट वेस्ट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। खास करके डायरेक्शन के बारे में समझना होगा यहाँ पर। मैग्नीट्यूड के बारे में तो पता है, मैग्नीट्यूड मतलब ये नंबर्स, तो नंबर्स ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, बट खास करके डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना, डायरेक्शन को एक्सप्रेस करना, डायरेक्शन के बारे में लिखना, राइट। तो जैसा मैंने कहा कि प्लस साइन, माइनस साइन, टूवर्ड्स ईस्ट, टूवर्ड्स वेस्ट, अप, डाउन, ऐसे सारे वर्ड्स डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट, पोलर और एक्सियल वेक्टर्स। सो पोलर वेक्टर्स के बारे में कहे तो जनरली ये जो स्केलर प्रोडक्ट वाली क्वांटिटीज होती है उनको रिप्रेजेंट करता है, और एक्सियल वेक्टर्स जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट वाली क्वांटिटीज को एक्सप्रेस करता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्या है वो चैप्टर के एंड तक पता चलेगा। ये एक डिफरेंस है पोलर और एक्सियल वेक्टर्स में। पोलर वेक्टर्स ऑफन डिस्क्राइब यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट्स, राइट, वही लिखा हुआ है, एंड एक्सियल वेक्टर्स आर डिस्क्राइब यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट्स। डिस्प्लेसमेंट फोर्स ये पोलर वेक्टर्स का एग्जाम्पल है, और एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन ये सारे एक्सियल वेक्टर्स का एग्जाम्पल है। पोलर और एक्सियल को डायग्राम से समझते, राइट, ये दोनों ही एक्सियल वेक्टर्स है। अब इसमें ध्यान से समझो तो रोटेशन इस प्लेन पे हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन जो है अलोंग द एक्सिस, राइट, अलोंग द एक्सिस, यानी इस प्लेन पे कुछ घूम रहा है गोल गोल, तो ये रही उसकी एक्सिस, तो अलोंग द एक्सिस उसका डायरेक्शन एक्ट करता है। तो एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन एक्ट करता है, इसीलिए हम उनको एक्सियल वेक्टर्स भी कहते हैं, राइट। अलोंग द एक्सिस डायरेक्शन एक्ट कर रहा है, इसलिए हम उनको एक्सियल वेक्टर्स भी कहते हैं।
या तो ऊपर की तरफ एक्ट हो रहा है या तो नीचे की तरफ एक्ट हो रहा है, डिपेंड करता है। लेट्स से स्क्रू ले लो, राइट, स्क्रू को हम फिट करते हैं तो ऐसे घुमाएंगे तो स्क्रू ऊपर की तरफ जाएगा, और स्क्रू को उल्टा घुमाएंगे तो स्क्रू नीचे की तरफ आएगा। क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो नीचे की तरफ आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्क्रू ऊपर की तरफ जाएगा। तो घुमा रहे हैं हम इस प्लेन में, लेकिन एक्शन हो रहा है या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ। सो कोई भी क्वांटिटीज प्लेन में एक्ट कर रही है, लेकिन उसका इफेक्ट अलोंग द एक्सिस दिख रहा है तो हम उसको कहेंगे एक्सियल वेक्टर्स, और अगर नहीं दिख रहा है तो उसको हम कहेंगे पोलर वेक्टर्स। डिस्प्लेसमेंट फोर्स ये पोलर वेक्टर्स है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सारे एक्सियल वेक्टर्स है। इनके जब फॉर्मूलाज तुम पढ़ोगे तो तुम्हें आइडिया आएगा कि भाई हाँ, एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड ऐसे मिलता है बट डायरेक्शन परपेंडिकुलरली होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर्स, ये बहुत जरूरी टॉपिक्स है। वेक्टर हम क्यों पढ़ते हैं, वेक्टर पढ़ने की वजह क्या है? तो वन डायमेंशन मोशन जब हम पढ़ते हैं तो वो तो बहुत ही सिंपल है। वन डायमेंशन मतलब या तो वो ऑब्जेक्ट आगे गया या पीछे गया, राइट। वन डायमेंशन मोशन से रिलेटेड हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं, टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो वन डायमेंशन मोशन या तो ऑब्जेक्ट आगे गया पीछे गया, या तो ऑब्जेक्ट ऊपर गया नीचे गया। तो ये बहुत सिंपल हो जाता है। इसमें डायरेक्शन में लेफ्ट राइट अप डाउन बस इतना ही है। बट जब हम टू डायमेंशनल मोशन की बात करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनली मूव कर रहा है तो क्या होगा, वो एट ए टाइम दो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेट्स से यहां पे एक ऑब्जेक्ट था और इस ऑब्जेक्ट को मैं खींच के यहां पर लेकर गया, ऑब्जेक्ट को यहां से खींच के यहां पर लेकर गया। तो अब इसको तुम एनालाइज करोगे तो क्लियरली दिखेगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है अलोंग एक्स एक्सिस भी उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और अलोंग वाई एक्सिस भी उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना। तो एट ए टाइम दो दो कोऑर्डिनेट्स में बदलाव आ रहा है, अलोंग एक्स में भी चेंज आ रहा है, अलोंग वाई एक्सिस में भी चेंज आ रहा है। तो जब दो कोऑर्डिनेट्स में चेंज आता है हम कहते हैं 2D, और ऐसी कंडीशंस के जहां पे डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स भी हो रहा है अलोंग वाई भी हो रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, तो काम में आता है वेक्टर्स। तो वेक्टर्स जनरली ये 2D और 3 डायमेंशनल मोशन, यहां पे दो एक्सिस बदल रहे थे, सेम तरीके से 3 डायमेंशनली भी, जैसे लेट्स से रॉकेट फ्लाई ऑफ करता है, राइट, लॉन्च स्टेशन से रॉकेट छोड़ दिया तो ऐसे कोई पाथ वो फॉलो करेगा स्पेस में जाने के लिए। तो 3 डायमेंशन, सीधा जाता है फिर मुड़ता है फिर वापस सीधा होता है फिर अर्थ के गोल गोल घूमता है, तो 3 डायमेंशनल मोशन। अब ये 3 डायमेंशनल मोशन में रॉकेट अलोंग एक्स भी जा रहा है, अलोंग वाई भी जा रहा है और अलोंग जेड भी जा रहा है। तो ऐसे 3 कोऑर्डिनेट्स में साइमल्टेनियस मोशन हम वेक्टर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर्स मेनली टू रिप्रेजेंट 2D एंड 3D। एडिशनली इसका इंपॉर्टेंस है कि डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए या डायरेक्शन के साथ साथ किसी चीज को एनालाइज करना है। वेक्टर क्वांटिटीज में होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, पर दोनों चीजों को क्लब करके जब हमको एनालिसिस चाहिए तो वेक्टर एल्जेब्रा कह दो, वेक्टर ज्योमेट्री कह दो, या वेक्टर्स रिलेटेड फॉर्मूलास मेथड्स हमें पता होने चाहिए। फिर नेक्स्ट है वेक्टर नोटेशन, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर और यूनिट वेक्टर। वेक्टर के बारे में कुछ छोटी 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 चीजें, ये सारी चीजें फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, तुम्हें पता रहनी चाहिए। कभी भी क्वेश्चन में मॉड्यूलस ढूंढना पड़े, यूनिट वेक्टर ढूंढना पड़े, तो जो मेथड है, तरीके है, पता होने चाहिए। उसके बारे में वो कहना क्या चाहता है समझ भी होनी चाहिए। सो सबसे पहला वेक्टर नोटेशन, वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं।
कोई भी लेटर ले लो, कैपिटल या स्मॉल, उसके ऊपर इस तरह का एरो मार्क हम वेक्टर को डिनोट करते हैं। वैसे तो वेक्टर नोटेशन में ऐसा भी कहते हैं कि ये एरो में ये जो उसकी बॉडी है, ये जो बॉडी है, ये बॉडी उसका मैग्नीट्यूड देती है और जो एरो मार्क है वो वेक्टर का डायरेक्शन देता है। ये एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है। बट हाउएवर हम कोई भी जैसे फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको कैसे डिनोट करेंगे? एफ लिख के ऊपर ऐसा एरो बनाएंगे। तो ऐसा एरो बना हुआ दिखता है तो समझ जाना है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो ऐसे एरो बना के हम वेक्टर को डिनोट करते हैं। फिर मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि लेट्स से मुझे एक फोर्स पता है, मुझे कि फोर्स इज 3i + 2j। आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर्स। पहले यूनिट वेक्टर्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम मॉड्यूलस पे आते हैं। यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर शोज डायरेक्शन ओनली। इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। तो यूनिट वेक्टर वेक्टर में से ही निकाली हुई चीज है। यूनिट वेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है। जैसे मैंने कहा कि भाई ये जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनके अंदर मैग्नीट्यूड भी छुपा हुआ है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। तो मुझे सिर्फ डायरेक्शन एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? यूनिट वेक्टर ढूंढूंगा। यूनिट वेक्टर के बारे में और डिटेल्स, एक्स वाई और जेड। एक्स एक्सिस को आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई एक्सिस को जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड एक्सिस को के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो ऑप्शन नंबर 1 ये है कि हम वर्ड्स में बोले कि भाई ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। दूसरा ऑप्शन है आई कैप से रिप्रेजेंट करे। एग्जांपल इधर लिख दूं कि लेट्स से 20 मीटर्स पर सेकेंड अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। तो ये एक तरीका है वर्ड्स में। और सेम चीज में ऐसा लिख सकता हूं 20 आई कैप मीटर्स पर सेकेंड। सो आई कैप बता रहा है कि एक्स एक्सिस में जा रहा है। सो वर्ड्स की जगह पे ये शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है। एक्स एक्सिस डायरेक्शन इज शोन बाय आई कैप, वाई एक्सिस वाला डायरेक्शन जे कैप से पता चलता है और जेड एक्सिस का डायरेक्शन के कैप से पता चलता है। तो यहां पे ये मैंने जो वेक्टर दिखाया है, राइट, फोर्स दिखाया, ये फोर्स क्या कर रहा है? इस कुछ ना कुछ एक्स डायरेक्शन में भी ये अपना मैग्नीट्यूड बता रहा है, कुछ ना कुछ वाई डायरेक्शन में भी ये अपना मैग्नीट्यूड बता रहा है। सो एक्स डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिट वेक्टर आई, वाई डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर जे एंड जेड डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिट वेक्टर के। अब ये वेक्टर मुझे दिया हुआ है तो इस वेक्टर से रिलेटेड अगर मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन करूं तो हम लोग तो मोशन इन ए प्लेन पढ़ रहे हैं, तो प्लेन के अंदर दो ही एक्सिस आएंगे, या तो एक्स वाई या तो एक्स जेड या तो वाई जेड। तीनों एक्सिस एक साथ नहीं आएंगे, वो आता है फिर स्पेस में, मोशन इन ए स्पेस। तो वो 3D वाला कंसेप्ट मैथ्स में आता है 12th स्टैंडर्ड में, फिजिक्स में 2D काफी है। सो 11th-12th के लिए 2D काफी है। तो ये जो मैंने फोर्स बताया, राइट, कुछ ऐसा है कि सेम चीज, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को मैं घसीट कर यहां पर लेकर आया, दूसरी पोजीशन पे लेके आया, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स अप्लाई किया? एफ वेक्टर। तो ये जो मैंने फोर्स अप्लाई किया था, राइट, इस फोर्स का कुछ हिस्सा एक्स डायरेक्शन में भी है, कुछ हिस्सा वाई डायरेक्शन में भी है। अब नंबर्स देख के हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई 3 न्यूटन एक्स डायरेक्शन में है और 3 न्यूटन और 2 न्यूटन वाई डायरेक्शन में है, ऐसा नहीं है। ये एक कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है। ये कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन में से हमें ढूंढना है कि इसका कितना हिस्सा अलोंग एक्स है, फोर्स का कितना हिस्सा अलोंग एक्स है और इस फोर्स का कितना हिस्सा अलोंग वाई है।
सो उसको हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर। मॉड्यूलस का मतलब मैग्नीट्यूड, मॉड्यूलस ऑफ एफ ऐसे डिनोट करते हैं। मॉड्यूलस हमको क्या देता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड देगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर क्या देगा? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 9 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 13 न्यूटन। ये मुझे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन या सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मिल गया। इसमें से जैसे ये जो नोटेशन है वेक्टर नोटेशन है, तो मैंने कहा वेक्टर नोटेशन के अंदर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ये मैंने मैग्नीट्यूड निकाल दी। अब जाते हैं इसका डायरेक्शन निकालने की तरफ। सो इसका यूनिट वेक्टर ऑफ एफ, मतलब एफ का सिर्फ डायरेक्शन, ये मैंने मैग्नीट्यूड अलग कर लिया। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, तो कैसे मिलेगा? उसका फॉर्मूला है वेक्टर अपॉन इट्स मॉड्यूलस। और यूनिट वेक्टर को मैं कोई भी लेटर ले लेता हूं, ए कैप। क्यों मैंने आई नहीं लिया, क्यों मैंने जे नहीं लिया और क्यों मैंने जेड नहीं लिया? सोचो, थोड़ी देर के बाद मैं जवाब देता हूं। तो एफ था 3i प्लस 2j और मॉड्यूलस ऑफ एफ आया √13, सो डिवाइडेड बाय √13 डिवाइडेड बाय √13। अब ये यूनिट वेक्टर हो गया। फिर से एक और बार, ये जो नोटेशन है फोर्स का, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब इसमें से मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे तुम? तो मैग्नीट्यूड निकालने वाले कंसेप्ट को कहते हैं मॉड्यूलस। ऐसे निकालते हैं मॉड्यूलस, जो एक्स कंपोनेंट है या आई के साथ में जो है उसका स्क्वायर, जे के साथ में जो है उसका स्क्वायर, होल अंडर रूट। तो ये मुझे उसका मैग्नीट्यूड मिलेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन ऐसे निकालते हैं। सो ये जो मुझे मिला ये था डायरेक्शन, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की ये दो खासियतें याद रखनी है। ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो यूनिट वेक्टर ऐसे ढूंढते हैं, वेक्टर अपॉन इट्स मॉड्यूलस 3i प्लस 2j था, ये डायरेक्शन आ गया। तो इस वेक्टर का, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है √13 और इसका डायरेक्शन है 3/√13i 2/√13j। अब मेरा क्वेश्चन कि क्यों यहां पर मैंने आई जे के नहीं लिया? तो फिर से एक और बार समझ लो कि आई जे के सिर्फ एक्स, सिर्फ वाई और सिर्फ जेड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर उनका कोई कॉम्बिनेशन हो, जैसे कि यहां पे कॉम्बिनेशन है, तो ये डायरेक्शन तो ना तो एक्स हुई, ना तो वाई हुई, ना तो जेड हुई, राइट? इनका कॉम्बिनेशन है। सो इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने कोई भी लेटर ले लो, ए बी सी डी कोई भी लेटर ले लो, तो ए कैप। तो ये एक फोर्स है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है और उसका मैग्नीट्यूड है √13 न्यूटन। सो वेक्टर नोटेशन, लेटर लिख के एरो बताते हैं। मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड ढूंढना। कैसे मैग्नीट्यूड ढूंढते हैं मैंने बताया। यूनिट वेक्टर यानी डायरेक्शन ढूंढना। यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन दिखाता है। एक्स वाई जेड ये 3 स्टैंडर्ड डायरेक्शंस या 3 कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स को बाय डिफॉल्ट आई जे के कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहां पर ये आई जे और के तुम्हें समझ आ गए होने चाहिए कि क्या है भाई आई कैप, राइट? इसको कैसे रीड करते हैं? आई कैप, कैप पहनने वाली कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप रिप्रेजेंट करता है एक्स डायरेक्शन को, जे कैप रिप्रेजेंट करता है वाई डायरेक्शन को, जेड कैप, के कैप रिप्रेजेंट करता है जेड डायरेक्शन को। वेक्टर क्वांटिटी का ये मैंने यहां पर एक एग्जांपल भी बताया, राइट? तो अब ऐसा कुछ देख के तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई ये जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका कुछ हिस्सा एक्स डायरेक्शन में है, कुछ हिस्सा वाई डायरेक्शन में है। लिखते इसको ऐसे है। नेक्स्ट
नेक्स्ट इसके बाद में फिफ्थ टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ये थियोरेटिकल टॉपिक्स है, इनके डेफिनेशंस एग्जाम वगैरह में पूछे जा सकते हैं, एज वेल एज समझ भी होनी चाहिए कि क्या होता है इक्वल वेक्टर, क्या होता है नेगेटिव वेक्टर, ये सारी टर्मिनोलॉजीज वेक्टर से रिलेटेड है। सो सबसे पहले इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में है और दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तब हम कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। तो लेट्स से मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि भाई वेलोसिटी v1 है जिसकी वैल्यू है 20 मीटर्स पर सेकेंड, और दूसरी वेलोसिटी है v2 जिसकी वैल्यू है 20 मीटर्स पर सेकेंड। अब दोनों के दोनों ही मुझे लेफ्ट टू राइट जाते हुए दिख रहा है, या तो इसमें डायरेक्शन भी ऐड कर दो तो 20i और यहां पे भी 20i, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है, 20 डायरेक्शन भी सेम है, i। सो हम कह सकते हैं कि v1 एंड v2 आर इक्वल वेक्टर्स। फिर नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर मतलब डायरेक्शन सेम रहेगा, राइट, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, रिवर्स डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। ये 2 पॉइंट याद रखो, फिर इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करके तुम एग्जाम में लिख सकते हो, ऐसा खुद का फॉर्मूला भी बना सकते हो। सो नेगेटिव वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन बदल जाएगा। तो अब v1 को ही मैं रिवर्स कर दूं, देखो हाँ नोटेशन में ऐसा ऊपर एरो बताते हैं, ये तो कुछ ऐसे ही डिजाइन है, एक्सप्लेनेशन पॉइंट से मैंने की हुई है, तो ये हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करनी है। तो सपोज मैं नेगेटिव ऑफ v1 लिखूं तो वो क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ v1 हो जाएगा -20 कैप मीटर्स पर सेकेंड। v1 का डायरेक्शन बदल दिया। ड्राइंग करके सेम चीज को बताऊं तो पहले v1 कुछ ऐसे था 20 मीटर्स पर सेकेंड, अब इसमें ऑलरेडी एरो डायरेक्शन बता रहा है तो मैंने आई कैप नहीं लिखा है। एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा, इट्स नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा v1 कुछ ऐसा हो जाएगा, v1 विल बी इक्वल टू -20 मीटर्स पर सेकेंड। तो देखो इधर अब माइनस लिखने की इधर जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ये एरो से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये अलग अलग तरीके हैं हम कैसे लिख सकते हैं। सो मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन बदल गया है, राइट। और एक तरीके से लिखूं मैं तो ऐसा भी लिख सकता हूं कि अगर v1 20i मीटर्स पर सेकेंड है तो इट्स नेगेटिव वेक्टर को लेट से मैं सिर्फ v नाम दे देता हूं, तो इसका नेगेटिव वेक्टर ऑफ v1 विच इज रिप्रेजेंटेड बाय v विल बी -20i मीटर्स पर सेकेंड। i मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस बता रहा है, नेगेटिव i मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस बता रहा है, ठीक है। सो नेगेटिव वेक्टर जो वेक्टर था उसका अपोजिट कर दिया। तरीके लिखने के अलग अलग हो सकते हैं, ऐसे भी तुम एग्जाम्पल लिखो राइट है, ऐसे भी एग्जाम्पल लिखो तुम राइट है, ऐसे भी एग्जाम्पल लिखो तुम राइट है। सो नेगेटिव ऑफ v1, ये v1 सेम है, नेगेटिव ऑफ v1 विल बी -20i मीटर्स पर सेकेंड, राइट। ऐसा भी लिख सकते हैं कि v1 20 मीटर्स पर सेकेंड, ऐसा एरो बताया है दैट मीन्स वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, इट्स नेगेटिव वेक्टर विल बी रिवर्स एरो बताया है 20 मस्ट स्पीड पर। ये हमारे तरीके हैं, फिजिक्स में एग्जैक्टली ऐसा चलता है, ये फिजिक्स के हिसाब से एग्जैक्ट एग्जाम्पल है, ये वाला भी फिजिक्स के हिसाब से एग्जैक्ट एग्जाम्पल, ये समझने के लिए है। ऐसा रिप्रेजेंटेशन में भी स्कूल में टीचर्स पेपर में एक्सेप्ट करे ना भी करे, बट हम समझ सकते हैं ऐसे। फिर को इनिशियल वेक्टर्स, क्या होता है को इनिशियल वेक्टर्स? को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब है सेम
स्टार्टिंग पॉइंट, सेम स्टार्टिंग पॉइंट है तो उसको हम कहेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। इसका एग्जांपल मैं लूं तो कुछ ड्राइंग से ही बताना पड़ेगा कि ये वेक्टर F1 है और ये वेक्टर F2 है, ये दोनों को इनिशियल वेक्टर है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम ही है। फोर्स लिया है मैंने यहाँ पे। जब हम कहते हैं वेक्टर वेक्टर, तो वेक्टर का मतलब ये हमने क्वांटिटीज पढ़ी है ना, ये सारी क्वांटिटीज में से कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, चाहे फोर्स कह दो, वेट कह दो, इंपल्स कह दो, राइट। ये प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये इसमें गलत है, ये प्रेशर इधर आएगा, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी में जाता है। मोमेंटम, ग्रेविटी, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंगुलर। तो जब हम ऐसा कहते हैं कि फॉर एन एग्जांपल कंसीडर ए वेक्टर ए एंड बी, तो क्या है ए एंड बी? तो ए एंड बी मे बी वेलोसिटीज है, मे बी डिस्प्लेसमेंट है, मे बी फोर्स है ना। तो मैं अलग अलग एग्जांपल्स ले रहा हूं सो दैट अवेयर हो जाओ तुम लोग वेक्टर्स से, ऐसा नया नहीं फील होना चाहिए। तो यहां पर मैंने वेलोसिटी लिया था, यहां पर मैंने फोर्स ले लिया, तो ये दोनों फोर्स का स्टार्टिंग पॉइंट सेम ही है, तो इसको हम कहेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। इसी एग्जांपल को थोड़ा और गहराई में डिस्कस करें तो समझने के लिए कि लेट्स से ये बॉक्स है, F2 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और F1 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये बॉक्स कहां जाएगा बताओ? नहीं बता सकते तुम, क्यों? क्योंकि मैंने F2 और F1 की डायरेक्शंस बताई हुई है, ये एरोस से डायरेक्शन बताई हुई है, राइट। अगर तुम कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई F2 अलोंग x हो रहा है और F1 कुछ बीच में कहीं पे एक्ट हो रहा है, बट इनकी वैल्यूज पता नहीं है। अब लेट से मैं वैल्यूज भी दे देता हूं कि भाई F2 है 30 न्यूटन्स और F1 है 2 न्यूटन्स। अब बताओ मुझे इस बॉक्स का मोशन किस डायरेक्शन में होगा? ऑब्वियसली F2 काफी बड़ा है, 2 न्यूटन्स और 30 न्यूटन्स, राइट। तो काफी बड़ा है, तो ये बॉक्स का मोशन फाइनली अलोंग एक्स ही होगा। थोड़ा सा एक्स से ऊपर ऐसा ऐसा जाएगा, क्योंकि ये भी अपना कुछ ना कुछ इफेक्ट तो जरूर दिखाएगा, है ना। सो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, बट अंडर ए सिंपल कंडीशन हम कह सकते हैं क्योंकि F2 काफी बड़ा है, इट विल गो अलोंग F डायरेक्शन। ऐसा भी कह सकते हो कि लेट्स से ये बॉक्स है, इस तरफ से कोई खींच रहा है, इस तरफ से कोई खींच रहा है, तो ये बॉक्स कहां जाएगा? तो सिंपल सी बात है, जो भी फोर्स बड़ा है उसकी डायरेक्शन में जाएगा, है ना। मैग्नीट्यूड दिया हुआ रहेगा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर्स लाइंग इन ए सेम लाइन, सेम लाइन में लाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। तो लेट्स से ये डिस्प्लेसमेंट S1 और ये डिस्प्लेसमेंट S2, राइट। सो S1 एंड S2 आर कोलिनियर वेक्टर्स। S मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो S1 भी इस तरफ, S2 भी इस तरफ, कोलिनियर, एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं। थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन इससे रिलेटेड कि लेट्स से ये S1 है और ये F1 है। इज S1 एंड F1 कोलिनियर वेक्टर्स? S मतलब डिस्प्लेसमेंट, F मतलब फोर्स, तो आर S1 एंड F1 कोलिनियर्स? हाँ कोलिनियर तो है, बट कोई भी ऑपरेशन हम इस पे नहीं कर पाएंगे। ऑपरेशन मतलब ना ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर पाएंगे, लॉजिकल बात है। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स को कैसे ऐड करेंगे? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स को ऐड नहीं कर सकते हम, सेम फिजिकल क्वांटिटीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। 2 मीटर में आगे गया और 3 मीटर में आगे गया, तो कितना हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट? 2 + 3 5। तो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज थी तो हम मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड कर सकते हैं, बट फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग है तो हम उन्हें कुछ नहीं कर सकते। इसी एग्जांपल को थोड़ा और गहराई में देखें, राइट। लेट्स से डिस्प्लेसमेंट S1 3 मीटर था और S2 2 मीटर्स था,
तो हम दोनों वेक्टर्स को ऐड कर देंगे S1 प्लस S2, तो रिजल्टेंट को तुम R से रिप्रेजेंट कर दो, राइट, या तो फिर S12 से रिप्रेजेंट कर दो, कैसे भी रिप्रेजेंट कर दो, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 5 मीटर्स, 5 मीटर्स। अब यहां पर भी मैंने डायरेक्शन एरो से रिप्रेजेंट की, इसके ऑप्शन में मैं डायरेक्शन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता था, क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे भी लिख सकता था कि भी S1 है 3i मीटर और S2 है 2i मीटर, तो S12 या तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा, तो सिंपल मैं ये दोनों वेक्टर्स को ऐड कर सकता हूं, 3 और 2 5 i कैप मीटर्स। सो काफी अलग अलग तरीके से हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट मैन्युपुलेट कर सकते हैं। बेस्ट ये है जो फिजिक्स या साइंस स्टूडेंट्स प्रीफर करते हैं, जो परफेक्ट नोटेशन है वो ये है, समझने के लिए तुम ऐसा लिख सकते हो। कोप्लैनर वेक्टर्स, कोप्लैनर वेक्टर्स का डेफिनेशन है लाइंग इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है वे लोग। अब एक ही प्लेन होने से क्या बेनिफिट है, एक ही लाइन में लाई होने से क्या बेनिफिट है, को इनिशियल होने से क्या बेनिफिट है। बेनिफिट इनके अपने अपने हैं, बट इनको सॉल्व करने के तरीके अलग अलग है, इनको सॉल्व करने के तरीके अलग अलग है। अब कोप्लैनर वेक्टर्स के बारे में, लाइंग इन द सेम प्लेन, तो एक वेक्टर हो गया ये ए और ये एक वेक्टर हो गया बी, ये दोनों एक ही प्लेन में है, इसी बोर्ड के अंदर है, ना तो बोर्ड के बाहर आ रहा है कोई, ना तो बोर्ड के अंदर जा रहा है कोई, दोनों इसी प्लेन में है। सो लाइंग इन द सेम प्लेन वी कैन लेस कोप्लैनर वेक्टर्स। थोड़ा और बेटर एग्जांपल लेते हैं। सो लेट्स से राइट, वेलोसिटी एक्सेलरेशन ले लेता हूं मैं, राइट, एक एक्सेलरेशन है 10 मीटर्स, डायरेक्शन एरो से दिखाया हुआ है इसलिए यहाँ पे आई जे के नहीं लिखा है, आई जे के इधर लिख सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम कॉम्प्लिकेशंस एनालाइज करते जाएंगे, अभी के लिए ड्राइंग काफी है। तो 10 मीटर्स एक्सेलरेशन है A1 और A2 है 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है इतना। अब क्या इन दोनों को कंबाइन किया जा सकता है, इन दोनों को सॉल्व किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, क्योंकि ये कोप्लैनर वेक्टर है, तो इस कोप्लैनर वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये जो वेक्टर पहले इधर था, है ना, तो अब इसको मैं पैरेलली ऐसा शिफ्ट कर सकता हूं, ये देखो मैंने पैरेलल शिफ्ट करके उसको एग्जैक्टली A2 की टेल के साथ मिक्स कर दिया। अब इसके आगे क्या होगा वो आगे वाले टॉपिक में पता चलेगा कि इसके आगे हम क्या कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। बट कोप्लैनर वेक्टर्स है तो इसको हम डायरेक्शन बदले बिना, राइट, डायरेक्शन चेंज किए बिना कहीं पर भी घुमा सकते हैं। ये वाला था, हाँ, इसको हम कहीं पे भी घुमा सकते हैं, इस प्लेन के अंदर तुम कहीं पे भी घुमा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। फाइनली हमें तो घुमा घुमा कर कहां रखना है, किसी के टेल के पास में रखना है। फिर लोकलाइज्ड वेक्टर, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, टाइप ऑफ वेक्टर्स। लोकलाइज्ड वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, पैरेलल शिफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल, पैरेलल शिफ्ट नहीं कर सकते। जैसे इसमें हमने ए बी को पैरेलल शिफ्ट किया, तो इसमें पैरेलल शिफ्टिंग इज नॉट पॉसिबल, फिक्स रहता है ये वेक्टर, राइट। इनिशियल पॉइंट ऑफ द लोकलाइज्ड वेक्टर इज डिफाइंड, डिफाइंड मतलब इनिशियल पॉइंट फिक्स रहेगा, मेकिंग इट टाइड टू ए स्पेसिफिक लोकेशन इन ए प्लेस। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क आर लोकलाइज्ड वेक्टर्स। अगर इनका स्टार्टिंग पॉइंट बदल देंगे तो इफेक्ट भी बदल जाएगा। लेट्स से एग्जांपल लेते हैं,
कि एक बॉक्स है, राइट, इस बॉक्स को मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया F, तो क्या होगा, ये बॉक्स आगे सरकेगा। बट अगर इसी फोर्स को मैं उसके एज पे लगाता हूं, या लेट से मैं ऐसे लगाता हूं, ऐसा मैं उसके एज पे लगाता हूं ऐसा, तो अब क्या होगा, ऐसा एज पे लगा दूंगा मैं तो क्या होगा, तो ऐसा हो सकता है कि यहां पर अगर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है तो ये ऐसा टर्न कर जाए, टॉपल हो जाए, है ना। तो जस्ट सिंपल है कि जैसा ऐसा कोई मुझे यहां से खींच रहा है तो मैं ऐसा आगे आगे जाऊंगा, बट कोई मुझे ऐसा करके खींचेगा तो ऑब्वियसली ऐसा उल्टे गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो वही ये लोकलाइज्ड वेक्टर कहता है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हम नहीं बदल सकते, अगर बदल दोगे तो इफेक्ट भी बदल सकता है या बदल जाएगा, दोनों ही बात सही है। मतलब अगर ये फोर्स को मैं ऊपर ले जाऊं इधर तो मे बी ये टॉपल हो मतलब गोल घूम जाए, मे बी ना भी घूमे, बट लोकलाइज्ड वेक्टर का मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, स्टार्टिंग पॉइंट बदलने से इफेक्ट एक या मल्टीपल इफेक्ट्स बदल सकते हैं। टॉपल होने से भी वो आगे तो जाएगा ही, बट टॉपलिंग भी हो रहा है, उसके अंदर रोटेशन भी आ रहा है। सो वन और मोर इफेक्ट्स में चेंज। नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है, राइट, पैरेलल शिफ्टिंग भी कर सकते हैं। एक्स के एग्जांपल है पोजीशन वेक्टर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम, ये सब नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर को अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। फिर लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स, लाइक वेक्टर्स and unlike vectors depend on the direction of the other vector. If the two or more vectors are in the same direction तो उसको हम कहेंगे like vectors। सेम डायरेक्शन है तो like, और दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, अपोजिट है, अलग अलग नहीं अपोजिट है, तो अनलाइक, है ना। एक को आइसक्रीम पसंद है, दूसरे को भी आइसक्रीम पसंद है तो लाइक्स। एक को आइसक्रीम पसंद है, दूसरे को आइसक्रीम बिल्कुल नहीं पसंद है तो अनलाइक, मैच नहीं बनेगा। सो लाइक मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, यहां पे मैग्नीट्यूड का कुछ लेना देना नहीं है, मैग्नीट्यूड का कुछ भी लेना देना नहीं है। और अनलाइक मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, सिर्फ डायरेक्शंस अपोजिट है, मैग्नीट्यूड से कुछ लेना देना नहीं है। जीरो और ए नल वेक्टर, ये जीरो या नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा जीरो रहता है और डायरेक्शन के बारे में कुछ पता नहीं है, तो मैं ऐसा कुछ कह दूं कि भाई एफ वेक्टर, तो क्या कहोगे इसके बारे में। तो अब ये तो मैंने कुछ लिख के छोड़ दिया, एक्चुअली में तो अगर मुझे वेक्टर स्पेसिफाई करना है तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए था कि भाई ये जो वेक्टर है कुछ ऐसा है। अब ये पार्ट स्पेसिफाइड है तो ठीक है, अगर ये पार्ट स्पेसिफाइड नहीं था तो ये क्या हो जाता, ये हो जाता मीनिंगलेस, जीरो या तो नल वेक्टर। ये पार्ट अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है मीनिंगफुल, ऐसा है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मतलब वो वेक्टर्स जो एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स, है ना। सो वही आई जे के आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर ऐसा कह सकते हो। दूसरा एग्जांपल, अगर मैं ऐसा कह दूं कि भाई F1 x डायरेक्शन में है, F2 y डायरेक्शन में है, तो भी मैं कह सकता हूं कि F1 एंड F2 आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। सो ये हो गई वेक्टर्स की टाइप्स। नेक्स्ट आता है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन ए प्लेन। वेक्टर अलजेब्रा का यूज करना अब हम सीखेंगे, जो टर्मिनोलॉजीज भी अभी पढ़ी उसको बहुत अच्छे से दिमाग में रखो, राइट।
फिजिक्स के टर्म्स में तो वही टर्मिनोलॉजीज यूज करके हम समझाते हैं। तो पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब हम वेक्टर के कोर कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी तक ये 5th टॉपिक तक तुम कह सकते हो कि वेक्टर के बारे में एक आइडिया था, वेक्टर क्या है, कैसा हो सकता है, वगैरह वगैरह। अब जो पिछले डिस्कशंस में हमने क्वेश्चंस छोड़े थे कि ये करने के बाद क्या होगा, ऐसा करने के बाद आगे क्या होगा, तो अब वो हम मैथमेटिकल मैनिपुलेशन 6th टॉपिक से देखना स्टार्ट करेंगे।